हम जिन मुल्कों से आए हैं ट्रेन होके आए हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछते नहीं है, जो मर्जी वो करे। हाँ जी, आप मर्जी। हाँ, तो आपकी मर्जी थी, लेकिन बहरहाल चलो कोई नहीं, आप रेस्ट कर ले। मुल्क जो है मैं और मजिद भाई चला लेंगे, हम चला लेंगे, मसला कोई नहीं है। और आजकल काम भी कोई नहीं है, क्योंकि ट्रकर्स ने बड़े स्यापे पाए हुए हैं, तो सारी जो है ना फोकस उसी तरफ है। तो आप आराम से 5 दिन सोते रहे, ठीक है, 5 दिन ये चलेगा। 5 दिन आपने पूरे ट्रैफिक बंद करा देना। हाँ जी, हाँ जी। तो बस ये ट्रैफिक के सिर्फ स्यापे हैं और मुल्क में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बड़े खुश लोग हैं। हाँ, खुश लोग हैं। हाँ जी, हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा इधर जा रहा है। हाँ, पूरा एकदम तीर कमान हुआ है। बिल्कुल तीर कमान हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो ट्रैकर्स की ये जो फ्रीडम रैली निकली हुई है, इसके बारे में ट्रूडो साहब ने वही जो हम बड़े दिनों से बता रहे हैं कि लीडर्स भी कुछ जो है इसमें रेट्रिक में शामिल हो गए हैं कुछ, और कुछ ये लोगों ने भी कहा है कि जी ये गलत तरफ जा रही हैं चीजें। तो आज प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ने भी कहा है कि कुछ फ्रिंज जो एलिमेंट्स हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, और जो है कोई इसके अंदर ओवर 80% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन कराई हुई है। हाँ जी, वो जैसे कि ट्रकिंग अलायंस ने भी बताया था, वो जो हाँ जी, तो उसने बताया था। तो उन्होंने कहा जी कि ये कहते हैं जी कि हमारी फ्रीडम के ऊपर आपने इन्फ्रिंजमेंट शो की है, कोई फ्रीडम के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट नहीं शो की हमने। हम तो वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है, वो जो दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, वो फ्रीडम्स की जो है वो ख्याल रख रहे हैं, आप लोग नहीं रख रहे जो अनवैक्सीनेटेड हो। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये छोटा सा एक फ्रिंज ग्रुप है जो कि ये इस तरह की बातें कर रहा है, तो इस तरह से जो है ये मतलब बात ठीक नहीं है। अच्छा जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। है जी, सीआरए की तलवार आ गई। पैसे तो वंड दिए इन्होंने बहुत सारे, अब वापस करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपको लेटरें मिलनी शुरू होंगी। मैं तो खर्च कर दिए ना। और हम तो तुम्हें का चक्कर ले आए। बर्थडे हो गया जी, हो गया। लेकिन मुझे और आपको लेटर आने वाला है फिर अभी। सीआरए का लेटर आ रहा है, वो कह रहा है जी मिलियंस ऑफ लोगों को जाएंगे ये जिन्होंने $500 पर वीक लिया था, लेकिन ये वो लोग थे शायद उनके टैक्स रिटर्न शो करते हैं कि शायद वो एलिजिबल नहीं थे ये जो सर्व था ये लेने के लिए। तो अब इसलिए जो है ये इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट जो है कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस, तो वो कहते हैं जी ये जो सर्व जिन्होंने लिए हैं उनके पास आएंगे। तो वो कहते हैं जी कि लेकिन वो लोग जो कि देने को तैयार होंगे उनको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का प्लान जो है वो ऑफर करेंगे, और जो नहीं देना चाहेंगे तो उन्होंने वार्निंग दी है कि फिर कुछ भी हो सकता है। $50 महीने का आप ले लें, आप अगले 50 साल ठीक है जी। तो ये बात है, जो आप जो घर लिया ना 40,000 से गवर्नमेंट से लेके, उस घर को जो आप मॉर्टगेज किया जो आपको नीचे से आएगी ना, वो नीचे का जो हिस्सा आपने किराए पे चढ़ा उसमें से $50 आप देते रहे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। ऐसे दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। कल की हेडिंग है जी टोरंटो सन की हेडिंग है जी, अब्दुल माजिद जमाल एंड शाज़िया मलिक बीन अरेस्टेड। गलत बातें करने के लिए, लोगों को गलत गाइड करने के लिए, ठीक है जी। और मेरा और आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद होने वाला है, बंद हो गया जी। सब कुछ हम ब्लैकआउट होने वाले हैं, चेक करके देख ले, बंद हो चुका है। हाँ, बंद हो चुका होगा। कोई बात नहीं, हम ट्रम्प साहब की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, सैस्कैचुएन जो है इसने आज अनाउंस किया है कि हम जो है सेल्फ आइसोलेशन के रूल्स अब चेंज कर रहे हैं। इससे पहले वो कहते थे कि अगर आप फुली वैक्सीन, यानी कि ये वैसे आपको पहले हम बता दें कि ये जो है फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ये जो नहीं है ना रिलैक्सेशन, अगर वो कहते हैं अनवैक्सीनेटेड किसी रेजिडेंट के साथ आपका एक्सपोजर हो जाता है तो या आप अदरवाइज हो जाता है आपका कोई जिसको था ये, तो आप अब 5 दिन का सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। पहले जो था ये 10 डेज का था। तो उन्होंने कहा जी कि अब आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 24 आवर्स में आपको बुखार नहीं आना चाहिए, दवाइयों के बगैर आपको बुखार नहीं आना चाहिए, और आपकी हालत जो है वो 48 आवर्स में दुरुस्त होती, मतलब इंप्रूव होनी चाहिए, तो फिर आप जो है 5 डेज का ये कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो खबर है मैं बड़े ही अफसोस के साथ शेयर कर रही हूं क्योंकि नाम ऐसा है, तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने आज हमारा एक कनेडियन पकड़ा है जो कि वॉन का रहने वाला है, और इनका जरा आप नाम देखें, नाम क्या है, मोहम्मद और लुकमान भी और राणा साहब भी हैं। मोहम्मद, लुकमान, राणा साहब, इनको पकड़ा, और एज देखें कितनी कम है, 32 ईयर्स टोटल एज है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इनके ऊपर चार्जेस अलेजली लगाए गए हैं। अच्छा जी, हुआ क्या है
ये बच्चों को ल्योर करते थे मैरीलैंड, ओक्लाहोमा, न्यूयॉर्क, विस्कॉन्सिन और वाशिंगटन से। तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो कहता है जी कि हमको पता चला है कि इन्होंने उन बच्चों को ल्योर करने की कोशिश की है और उनको डराया धमकाया भी है। उनको कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो फिर जो है तुम्हारे साथ ये कुछ किया जा सकता है। तो इनको अगर इनको चार्ज हो गए, क्योंकि अभी तक तो ये जो चार्जेस हैं कोर्ट में अप्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर चार्जेस आ गए तो मिनिमम ऑफ 15 इयर्स ये जेल में जा सकते हैं और मैक्सिमम ऑफ 160 इयर्स ये जेल में जा सकते हैं। तो ये जो है जनाब एक्सटॉर्शन एंड पोर्नोग्राफी का इनके ऊपर है। और मुझे अफसोस ये हुआ कि नाम आप देखें, आपके नाम क्या लगाया हुआ आपने और आप काम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊबर जो है, जो कंपनी है, उसने एक डील आज साइन की है और एक प्राइवेट सेक्टर यूनियन के साथ, और इसमें वो कहते हैं जी कि हम जो कनेडियन ड्राइवर्स और कुरियर्स हैं उनको अब हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑफर करेंगे। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर्स कनाडा जो यूनियन है, जो कि रिप्रेजेंट करती है 250,000 वर्कर्स को, जिसके के अंदर जो हैं बहुत सारी कंपनीज जैसे कि मेपल लीफ, लॉबलॉ, मोल्सन कूर्स बेवरेज और इस तरह की हैं। तो उनके ये जो वर्कर्स हैं, अगर ये इनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डेप्रीवेशन फेस करते हैं या कि कोई इनके जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो फिर इनको जो है हम वो करेंगे, इनकी जो यूनियन है इनको रिप्रेजेंट कर सकती है और हम इन वर्कर्स को चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है खबर है इसके लिए। अच्छा जी, जैसे जैसे अब रशिया के मामलात यूरोप के साथ खराब होते जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं उसके साथ साथ ही चेंज होती जा रही हैं। कल जो है, जैसे कि हमने बताया था कि यूएस जो है वो अब कतर के अमीर के साथ जो हैं, शेख हमद के साथ, वो कहते हैं जी कि एक डील बना लें, क्योंकि अगर रशिया ने इस सर्दी के मौसम में गैस रोक दी तो फिर हम कहां से अल्टरनेटिव किया। अच्छा जी, एक मूव ये है। दूसरा मूव आज क्या हुआ है कि आज पोलैंड ने अनाउंस किया है कि बेलारूस के साथ जो बॉर्डर है हमारा, उस पे अब हम जो है दीवार बना रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी काफी, जैसे ये हमें कुछ सालों से, 1-2 सालों से ही हम सेंस कर रहे थे, जो लड़ाई इनकी थी यूक्रेन के साथ रशिया की, और हमको लग रहा था कि बेलारूस के साथ जो है शायद कोई लोग भी हमारे पोलैंड में आने की कोशिश करें। तो एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स को, और दूसरा ये जो फाइट की वजह से कोई, जो हम सोच रहे थे कि अदरवाइज भी कोई हमारे मुल्क को नुकसान हो सकता है, तो हम ये बना रहे हैं। हाँ, रेफ्यूजीज भी आ जाएंगे और नुकसान भी होएगा। तो उससे ये इसके ऊपर $394 मिलियन ये स्पेंड करेंगे और ये 5.5 मीटर्स जो है ये हाई मेटल की वॉल बना रहे हैं और इसके ऊपर जो है बार्ब्ड वायर लगा रहे हैं, तो ताकि बिल्कुल अपने मुल्क को जो है ये प्रोटेक्ट किया जा सके। स्वीडन ने आज अनाउंस किया है जी कि उसके बच्चे जो 5 to 11 के बीच हैं उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनकी जो है हेल्थ एजेंसी की ऑफिशियल ब्रिटा जॉर्महोम, उन्होंने आज कहा है कि हमने जो डेटा हमें मिला है उसको हमने जो है एनालाइज किया और हमें पता चला है कि कोई फायदा नहीं है ये वैक्सीन जो आप इस ग्रुप को दे रहे हैं 5 to 11 का। इसके अंदर कोई ना तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि रिस्क लो हो गया तो इसलिए देना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रिकमेंडेड था डिसीजन वर्ल्ड उसका WHO का और बाकी का कि आप इनको लगाएं, तो हम जो है इनको, हमारे पास मगर उसमें सवाल ये पैदा होता है ना शादी जी कि अगर उनको ना लगवाएं और इतने सारे बच्चे जो यहाँ पर ओंटारियो में आप देख लें, हजारों की तादाद में बच्चे जो है वो एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में फॉर इनको, जिनको ये कोविड-19 हो गया है, तो वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास रिसर्च आती है हमारे मुल्क से जो स्पेसिफिक है कि इस ग्रुप को होना शुरू हो गया है कोविड का इफेक्ट, हो सकता है वहां नहीं हो रहा हो। हाँ, वहां पे नहीं हो रहा है, या अगर कोई नए वेरिएंट से बच्चे अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपनी ये पॉलिसी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए नहीं है, ये ऐसे है। एक नई जनाब स्टडी आई है, एंड दिस स्टडी इज डन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन एंड मेडिसिन, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो ओरल मेडिसिन दी जाती है ना कोविड-19 के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो एज अ रिजल्ट जितनी भी वो कंपनियां जो कि ये एंटीवायरल पिल्स बना रही हैं और ये सब, तो उनको अब जो है उसके लिए गुड न्यूज है। वो कहते हैं जी कि ये जो आप लगाते हैं, कुछ लोगों को शॉट्स और उनके रिएक्शंस भी आ जाते हैं, तो ये जो एंटीवायरल पिल है ये हमें लग रहा है कि ना सिर्फ ये काम करेगी आम जो कोविड-19 है, बल्कि जो ओमिक्रॉन है उसके खिलाफ भी ये अच्छा काम करेगी। जबकि आपको पता है कि एक साइड पे वैक्सीन इतना ज्यादा ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी ये ज्यादा जो है वो ये काम कर सकती हैं।
जॉर्डन की मिलिट्री ने जी आज अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि कुछ लोग जो हैं स्मगलर्स, वो सीरिया से जॉर्डन के अंदर एंटर हो रहे थे। एज अ रिजल्ट उन्होंने उन स्मगलर्स को रोका है और उनको जो है वो उसमें जो है 27 जो हैं सस्पेक्टेड स्मगलर्स, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। वो कहते हैं जी, जॉर्डन की जो मिलिट्री है वो कहती है कि हम जाहिर है कि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल हम जो प्रॉपर इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो है सॉवरेनिटी को खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। एक अच्छी न्यूज जो आज सामने आई है कि फाइनली पेरिस के अंदर कुछ टॉक्स चल रही थी मॉस्को की और यूक्रेन की, तो रशिया और यूक्रेन को बीच में जो है वो कर रहे थे, ये फैसिलिटेट फ्रांस वाले कर रहे थे। तो आज फ्रांस एंड जर्मनी, तो फ्रांस के डिप्लोमेट ने आज कहा है कि अच्छी न्यूज है, इनके बीच में कुछ अग्रीमेंट हो गया है और रशिया और यूक्रेन दोनों ने कहा है कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अब ट्विस्ट दे दिया इस चीज को। वो कह रहे हैं जी कि ये जो डिमांड्स की जा रही थी यूक्रेन से कि जी रशिया से, ये जो कहा जा रहा था कि भाई तुम जो है हटाओ अपनी फोर्सेस यूक्रेन से, वो इतना ज्यादा अंडर डिस्कशन नहीं था। अंडर डिस्कशन ये था कि ये जो सेपरेटिस्ट जो हैं, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन में फाइट कर रहे हैं सिंस 2014, इनको हटाया जाए वहां से। तो फोकस टॉक्स का वहां पे था। तो उनसे पूछा गया कि जी फिर ये जो रशियन इन्वेजन का इतना ज्यादा जो खतरा था और ये जो ईयू और यूएस इतनी ज्यादा बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो भी आएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप। तो इसलिए ये टॉक्स जो है आगे भी जा सकती हैं। तो इसलिए आज जो है ये, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई आज जब ये इनकी स्टेटमेंट आई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद मुद्दा यही होगा कि भाई रशिया अपनी फोर्सेस हटाए। तो ये मुद्दा अभी तक जो है मतलब है इट्स लूमिंग स्टिल, और जो है वो नहीं ज़्यादा डिस्कस किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जनाब आज एक खबर है और इसके मुताबिक एक जनाब हो रहा था, समिट हो रहा था, और इस समिट के अंदर जो हैं इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और 4 यूएस लॉ मेकर्स जो हैं वो इसके अंदर जो है हिस्सा ले रहे थे। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा जी, इसके अंदर एक तो शामिल थे अमेरिका के सेनेटर एड मर्की। उन्होंने कहा है जी, एड मर्की ने कहा है कि ये जैसे जैसे हम इंडिया को स्टडी अप करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं और एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जो है वो इट हैज स्टार्टेड टेकिंग रूट्स इन इंडिया, और ये हेट स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मस्जिदें जो हैं उनकी वेंडलाइजेशन, चर्चेस को टॉर्च करना और कम्युनल वायलेंस बहुत बढ़ गई है। तो ये सेनेटर जो है आपको पता ही होगा कि ये बड़े मशहूर हैं कि जिस वक्त मनमोहन सिंह की रजीम जो थी, हाँ मुर्की, क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सिंह की रजीम के साथ ये जब यूएस जो है न्यूक्लियर डील भी कर रहा था, तो तब भी इसने बड़ा ये खिलाफ बोले थे कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील मत करें क्योंकि ये रीजन को बहुत इम्बैलेंस कर देगा, तो आप ना करें। तो ज्यादातर तो इंडिया में तो यही समझा गया कि ये बड़े चूंकि एंटी इंडिया हैं तो इसलिए ये बात कर रहे हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात है नहीं कि एंटी इंडिया है, ये इस तरह बात सामने आई है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो अंसारी साहब हैं, इन्होंने बात करते हुए इन्होंने कहा कि अब फॉर द लास्ट मेनी इयर्स अब हम देख रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर जो ट्रेंड आता जा रहा है कि आपका नेशनलिज्म जो है अब वो टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट किया जाता है इस तरह से। और ये न्यू कल्चर ऑफ नेशनलिज्म अब इंडिया में बताया जा रहा है कि जब तक आप जैसे जय श्री राम या इस तरह के नारे कोई नहीं लगाएंगे तो आपको नेशनलिस्ट नहीं समझा जाएगा। और अब सिटीजन्स के बीच में डिस्टिंक्शंस करनी शुरू कर दी हैं बेस्ड ऑन देयर फेथ्स, जो कि अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी में भेदभाव नहीं करता। तो वो कहने लगे कि अंसारी साहब भी कि ये चीज अब बहुत ज्यादा इनटॉलरेंस और ये जो चीजें हैं ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 3 दूसरे लोग जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली कराई थी जो वहां पे अमेरिका के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उसने। अच्छा, इसके अंदर बाकी के लोग थे जिम मैकगोवन, एंडी लेविन और जेमी रास्किन।
जेमी रेस्किन जो है उनका भी कहना है कि रिलीजियस अथॉरिटेरियनिज्म, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां पे रिलीजियस लिबर्टीज और फ्रीडम्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। लेविन साहब ने कहा ये बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया की जो लार्जेस्ट ये डेमोक्रेसी है इसके अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतने अटैक्स किए जा रहे हैं और जो है ये नेशनलिज्म गलत तरीके से जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, बल्कि रिलीजियस नेशनलिज्म अब इंडिया के अंदर जो है वो सामने आ रही है कि जो हिंदू है वो नेशनलिस्ट है, जो बाकी के माइनॉरिटीज हैं वो नहीं है। और इसी तरह जो मैकगोवन साहब हैं ये बड़ी पावरफुल जो है टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसको वो करते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन इस वक्त इंडिया में है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। तो ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट समिट हुई है वहां पे अमेरिका के अंदर, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं इंडिया के अंदर जो खराब हो रही हैं उसके ऊपर बात की गई है। अच्छा जी, एक और वाकया हुआ है अब यहाँ पे मुंबई के अंदर, और वो ये हुआ है कि यहाँ पे एक पार्क है या गार्डन है कोई जिसका के नाम सामने आया है कि इस गार्डन का नाम टीपू सुल्तान गार्डन जो है वो रखने की जरूरत है। अच्छा, अब टीपू सुल्तान गार्डन का जिस वक्त जिक्र आया तो बीजेपी वाले तो बाहर निकल आए। बीजेपी के जो ये फैक्शंस हैं, युवा मोर्चा और बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद वाले जो हैं, उन्होंने कहा है ये तो बड़ा ही टायरेंट रूलर था 18th सेंचुरी मैसूर का, और इसने तो हिंदुओं को मारा और इसने तो एक बहुत ज्यादा यहाँ पे जुल्म सितम किए इस मुल्क में, तो उसके नाम के ऊपर जो है आप एक कैसे गार्डन कैसे बना सकते हैं? तो हम ये टीपू सुल्तान जो है नहीं रखने देंगे। इसके अलावा मुंबई के महाराष्ट्र के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे फडणवीस साहब, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बहुत सारे जुल्म किए हैं हिंदुओं के खिलाफ, तो आप ये प्रपोजल कैसे ला सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? अलबत्ता आजकल जो कि बीएमसी को और जो मुंबई को और जो वो देखभाल जो उनकी करते हैं वो हैं शिवसेना के लीडर जो हैं ये आदित्य ठाकरे हैं। तो आदित्य ठाकरे से जिस वक्त मीडिया ने पूछा कि भाई आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कहना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ प्रपोजल आया नहीं है कि हम जो है उस गार्डन का नाम टीपू सुल्तान रखेंगे। तो ये है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कहती हैं कि अगर कोई प्रपोजल आया इस गार्डन को रीनेम करने का तो फिर हम जो है इधर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ऐसे है। वॉशिंगटन पोस्ट की आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड दिस इज रिटन बाय बरखा दत्त जो हैं, उनकी ये स्टोरी है और उनकी स्टोरी की हेडिंग है अ न्यू इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया रिवील्स ऑल ट्रूथ अबाउट साइलेंसिंग विमेन। अच्छा जी, इसमें बरखा दत्त ने क्या कहा है? बरखा दत्त ने कहा है कि मुल्क के अंदर, यानी जो ये बड़ा लंबा ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है वॉशिंगटन पोस्ट की, लेकिन ये उसके अंदर जो जिस्ट है उसका वो ये है कि औरतें जो हैं जिसके के बारे में कहा जाता था जिस मुल्क के बारे में कि यहाँ पे औरतों को बड़ी फ्रीडम दी हुई है और वो बड़ा दिया हुआ है आज़ादी, और वो जो करना चाहती हैं करते हैं, वो कहते हैं जी मैं अपने खुद के आपको वाकये बताती हूँ कि मैं जब भी कभी कोई बात करती थी तो मुझे थ्रेट्स आने लगते थे कि भाई तुम एंटी इंडिया बात ना करो। जैसे कि मैंने सीए के खिलाफ बोला तो मुझे थ्रेट्स आने लगे कि भाई तुम ये क्यों जो एंटी इंडिया तुम्हारी वो जो है एक्टिविटीज हैं, और ट्रोल्स मेरे आने शुरू हो गए ट्वीट्स के ऊपर और इस तरह की चीज। और फिर उसके बाद जो है मेरे कहते हैं मेरे बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्ट करके फिर पेश करनी शुरू कर दी, यानी इतनी दुश्मनी बढ़ गई मेरे से। और मेरी एक स्पीच थी जो कि मैंने दिखाई थी, जो कि मैंने कुछ इंटरव्यूज किए थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके, तो वहां पे मुझे यह बताया गया कि जो कश्मीरी पंडित्स का जो मर्डर हुआ था उसको मैंने बड़ा एंडोर्स किया है। तो मतलब वो कहते हैं जी कि दुश्मनी में अब लोग इतना बढ़ जाते हैं, खास तौर पे जो औरतें हैं इंडिया में उसके खिलाफ, कि उनके खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जाती है। अच्छा, इसमें खास तौर पे उन्होंने अलेजली 2 नाम लिए हैं बरखा दत्त साहिबा ने अपने आर्टिकल में। इसमें इन्होंने कहा है जी कि मुझे एक तो कहा जाता था कि तुम टर्माइट हो और तुम ये हो और वो हो, तो मैं आपको 2 नाम खास तौर पे बताना चाहती हूँ कि एक तो बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम है परेश रावल साहब, आपको पता है ये बहुत बड़े स्टार हैं, बड़ी फनी आजकल जो है वो फिल्मों में काम करते हैं, कहते हैं वो भी बीजेपी के एमपी हैं। और दूसरे हैं कपिल मिश्रा। तो कहते हैं इन लोगों ने खास तौर पे मेरे खिलाफ पूरी जो है एक मुहिम चलाई कि जी ये जो है ये बड़ी ठीक नहीं है और ये बड़ी एंटी इंडिया है और ये और वो है, और यहां तक कि जी ये तक कहा गया कि इसकी जो स्पीच है ये जो है मुल्क के अंदर इट विल इंसाइट वायलेंस।
जबकि वो कहती है भाई मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, हम तो जाके चीज़ें कवर करते हैं और पेश करते हैं, तो हमारा तो कोई वायलेंस इंसाइट करने से कोई ताल्लुक है ही नहीं है। तो वो ये तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत ज़्यादा जो मुल्क के अंदर जो है वो इनटॉलरेंस बढ़ना शुरू हो गई है। बल्कि कपिल मिश्रा साहब का तो उन्होंने एक वो जो है वो भी, और वो परेश रावल साहब का भी एक उन्होंने कहा, परेश रावल साहब ने कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं जाके इसके दांत तोड़ देता इस लड़की के। तो कहते हैं कि ये इस तरह के लोग हैं और इस तरह की ये बातें करते हैं, तो आप खुद ही टॉलरेंस का लेवल समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब हम लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो है वो चेंजेस ला रहे हैं, खासतौर पे जो लॉ हमारी जो जस्टिस जो है मिनिस्ट्री क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आई है। और बड़ी उन्होंने आज तारीफ की लॉ मिनिस्टर फरूक नजीम की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था और ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसलिए कि जो गरीब आदमी है उसको जल्दी और वक्त पे जो है वो इंसाफ नहीं मिलता है। तो इन रिफॉर्म्स की, ये जो गोरे के जमाने से ये जो लॉज चले आ रहे थे उसमें कोई चेंज नहीं थी, तो अब हमको जो है इसमें हम चेंज लेकर आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ऑपोजिशन में जी ने आज एक दफा से फिर से कहा है कि हम जो है अपनी जो हमारी डिजायर्ड है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी डिजायर है कि हमने पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाना है, लेकिन उसमें जो ये दो मेजर पार्टीज हैं, एक पीपीपी और एक जो ये हमारे जो मौलाना साहब चलाते हैं पीडीएम, इनके बीच में अभी भी काफी डिफरेंसेस हैं। तो इस मौके पे नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसने कहा है जी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो है हम जो स्ट्रैटेजी सामने लेकर आ रहे हैं उसमें सबकी सहमति होनी जरूरी है, और अगर ये मजबूत होएगी तो ही पीटीआई के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो टूट के, जो बड़े डिसग्रंटल्ड हैं अपनी पार्टी से, वो हमारे साथ जोड़ेंगे और ये बिग फोर्स बनेगी और हम जो है काम आगे चला सकेंगे। तो आज ये इन्होंने काफी बड़ा जो है अपोजिशन ने फिर से मोर्चा निकाला है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं एम्बेसडर आप समझ लें, एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने आज एक दफा फिर से कहा है कि अफगान सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यूज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास ऐसी वो आई हैं चीजें कि टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं अब फिर से वहां से ऑपरेट करना शुरू हो गए हैं, और हमारे जो है ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये काफी जो है ये डिटेरियोरेट हो सकती है आने वाले दिनों में। आज ये बात कर रहे थे नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उनको ये ब्रीफिंग दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हमको लग नहीं रहा कि तालिबान की गवर्नमेंट से आने से कुछ ज्यादा यहाँ पे अफगानिस्तान में चेंज आएगा, और उन्होंने कहा जी कि टीटीपी जो है उनके साथ जो है बात अब इसलिए नहीं हो सकती है कि उन्होंने खुद यूनिलैटरली जो गवर्नमेंट के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसको खत्म कर लिया। तो जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करेंगे फिर उनके खिलाफ जो है वो उनको डील किया जाएगा प्रॉपरली, उनको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। आपको पता ही है कि ये एक जो है MQMP मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, इनका एक सिंध के अंदर रैली निकली थी, और इनको फिर कुछ इन्होंने अलेज किया कि पुलिस ने बड़ी मारधाड़ की, उसके अंदर लोग काफ़ी ज़ख्मी हो गए और एक जो इनके लीडर हैं उनकी डेथ हो गई। तो आज जो सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने इसके ऊपर बात की है सारी, उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा जी अब आप जनता से पूछा, उन्होंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी अब आप खुद बताएं कि अब इस चीज़ का हल क्या है, क्योंकि हुआ क्या है असल में, क्योंकि MQMP जो है ट्विस्ट कर रही है चीज़ों को। हुआ यह है कि आपको पता है कि PSL शुरू हो गया कराची में, और जितने भी होटल्स हैं जिसमें ये बाहर से फॉरेन जो प्लेयर्स आए हुए हैं वो कराची की रेड जोन के अंदर ठहरे हुए हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई अनटूवर्ड वाकया यहां पे ना होए ताकि क्रिकेट इस मुल्क में चलती रहे। बड़ी मुश्किलों से ये जो है इस मुल्क में आई है, और वहां पे फॉरेन जो है वो आए हुए हैं, प्लेयर्स आए हुए हैं। अच्छा, हमने जिस वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला तो सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कहा कि भाई रेड जोन में मत जाओ, वहां पे ये प्लेयर्स ठहरे हुए हैं, वो डर जाएंगे, आप यहां से हटो। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मेल शुरू कर दी। तो एज अ रिजल्ट पुलिस ने फिर इनको डिस्पर्स करने के लिए बैटन चार्ज भी किया और इनके ऊपर जो है इनको हटाने की पीछे कोशिश की, आंसू गैस भी फेंकी इनके ऊपर। तो वो कहते हैं जी आप खुद बताएं कि अब इसका चीज का क्या इलाज था। अच्छा, एक तो सिक्योरिटी के ऑलरेडी मसले हैं मुल्क में। अच्छा, दूसरी बात यह है, वो कहते हैं जी कि मुझे बताया गया कि MQMP के वर्कर असलम खान साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई है जी इस जलसे के अंदर। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल झूठ है, उनकी डेथ जलसे में नहीं हुई, और कोई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पुलिस वायलेंस की वजह से हुई है। उन्होंने कहा जी पुलिस वायलेंस की वजह से नहीं हुई, उनको जलसे में
हार्ट अटैक आ गया था, उनकी जब तबीयत खराब हुई, असल उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, तो उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, पुलिस वायलेंस से नहीं हुई है। तो वो कहने लगे जी कि ये जो ट्विस्ट करके और झूठी बातें जो हैं ये सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और लोगों को जो है इन बातों को समझना चाहिए, जो है वो ये। अच्छा जी, आज जो अभी आरफा जी को ने बात बताई है, जो हमारे ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है, उसके मुताबिक इनको एक मिली थी इंफॉर्मेशन मिली थी कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में, कि वहां पे जो है कुछ टेररिस्ट हैं। तो वहां पे टेररिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर जब उन्होंने वहां पे जब अटैक किया तो वहां पे काफी सारे टेररिस्ट थे। तो जब इन्होंने फाइट उनके साथ शुरू की जिसमें कि एक टेररिस्ट मारा गया, तो उसके अंदर फिर हमारे भी जो हैं 10 सोल्जर्स जो हैं उनकी शहादत हुई है। लेकिन अब हमने उस एरिया को क्लियर कर दिया है और हम जो भी कोई इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको जाहिर है कि सजा दी जाएगी। तो ये अफसोस का वहां पे वाकया था। अच्छा जी, बहुत अरसे से ये इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आती थी कि जो एक्ट्रेस है अमीषा पटेल और करीना कपूर, उनके बीच में काफी टसल चलती है। तो आज जो है एक इंटरव्यू दिया है अमीषा पटेल ने पिंक विला को, और इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि क्यों लोग जो हैं ये स्टोरियां बनाते हैं, क्योंकि देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस। वो हुआ असल में ये था, ये सारी कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई थी कि 2000 की एक फिल्म थी कहो ना प्यार है, उसमें ऋतिक रोशन थे और ऋतिक रोशन के वालिद साहब ये फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने ये फिल्म ओरिजिनली करीना कपूर साहिबा को ऑफर की थी। तो करीना कपूर साहिबा के साथ कुछ चीजें मटीरियलाइज नहीं हुई, तो फिर ये फिल्म जो है इस न्यू कमर को जो इंट्रोड्यूस इसको कराया गया था अमीषा पटेल को, इसको दे दी गई और वो बड़ी हिट हुई। अच्छा, वो फिल्म देखने के बाद जाहिर है कि करीना कपूर को अलेजली अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने काफी इनके खिलाफ बोला कि ये अच्छी एक्ट्रेस नहीं है और अच्छी एक्टिंग नहीं की और बकवास ये वो फ्लांडिंग। तो जो अमीषा पटेल हैं उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बयान दिए और क्यों दिए, मुझे तो ये पता है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल और शी डज अ वेरी गुड जॉब, उनकी बड़ी अच्छी एक्टिंग होती है। और मैं तो अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि हमारे जो करीना है ये बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो अगर उन्होंने कुछ कहा है उनकी मर्जी, तो मैं तो उनके खिलाफ जो है मैं तो उनको बड़ा एडमायर करती हूँ। तो ये आज जी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ही हैं। अच्छा जी, हमारे जो जावेद अख्तर साहब हैं लिरिसिस्ट, वो भी ज़रा थोड़े भड़के हुए हैं। उसकी वजह ये भड़के नहीं है, ज़रा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि मोदी जी जो हैं उन्होंने एक होलोग्राम स्टैचू ऑफ ये जो इनके नेताजी हैं बहुत बड़े सुभाष चंद्र बोस, उनका कहा है कि उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए दिल्ली के इंडिया गेट पे। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ है, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ये जो तरीका कार है, मुझे इस चीज से कुछ वो एतराज नहीं है कि आप नेताजी की वहां पे स्टैचू लगा रहे हैं इंडिया गेट पे, मुझे ये एतराज है कि आप उसको लिटा के लेके जा रहे हैं जिसमें कि वो लग रहा है कि सड़कों को और गाड़ियों को और लोगों को सल्यूट कर रहे हैं, जो कि उनकी डिग्निटी के बिलो है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा एक स्टैचू लेकर आए कि जिसमें कि उनका ऐसे हाथ हुआ हुआ है कि जिसमें वो स्लोगन ऐसे कोई दे रहे हैं या कि कोई जो है वो हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, रेज किया हुआ अपना, तो उस तरह का कोई आपको वो स्टैचू लेके आना चाहिए। तो वो है, तो जी इसके ऊपर जाहिर है कि बड़ा उनको जो है हिट किया गया है कि आपको क्या पता है, तो ये है, तो वो है। शर्मीन उबैद चिनॉय, आपको पता ही है कि अकेडमी अवार्ड भी विन कर चुकी हैं और बड़ी अच्छी फिल्में बनाती हैं। तो उन्होंने अब जो है वो एक बनाई है, उन्होंने एक पाकिस्तान की 70 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो है उसके ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसमें नरेशन जो है हमारे पीसीबी के आजकल जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब वो कर रहे हैं। और वो कहती है जी कि इसके अंदर 1952 से लेके ऑनवर्ड्स हमने सारी जो है हिस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट की वो इसमें की है, और इसमें जितने भी हमारे ट्रेल ब्लेजर्स थे और जो उन्होंने कारनामे किए, और एक तो वक्त ऐसे आ गया था कि दुनिया सोच नहीं सकती थी कि पाकिस्तान के बगैर जो है क्रिकेट खेल सकती है, तो वो सारी हिस्ट्री जो है वो इसमें ट्रेस की है। तो रमीज राजा साहब ने भी बड़ा खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड जनाब PSL स्टार्ट्स टुडे इन कराची है जनाब, बड़ी जबरदस्त वहां पे ओपनिंग सेरेमनी थी और उसके अंदर जो है आपको पता ही है कि कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर एमा बेग और जो है ये आतिफ असलम ने आगे देख जो है वो गाना गाया, बड़ा जबरदस्त जो एंथम है PSL 7 का। इसके अलावा वहां पे फायरवर्क्स हुए और जो PM का जो कल हमने दिखाया था स्पेशल मैसेज वो भी दिखाया गया, और ये जो फिल्म ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका भी कुछ हिस्सा जो है वो दिखाया गया। आज PSL 7 का पहला मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में था और मुल्तान सुल्तान ने ये 7 विकेट से
ओपनिंग मैच जो है ये जीत दिया है। स्किपर थे मोहम्मद रिजवान सुल्तान मुल्तान के, उन्होंने बनाए 52 रन, और स्किपर कराची किंग्स के बाबर आजम थे, लेकिन बाबर आजम साहब कुछ अच्छा मैच खेल सके। इसके अलावा जो है मोहम्मद रिजवान के अलावा ताहिर जो हैं इनके टीम के बॉलर, उन्होंने 3 विकेट्स ली और इन्होंने जनाब कराची किंग्स को 124 रन्स पे आउट कर दिया। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कोयटा ग्लेडिएटर्स ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, हमारा बूम बूम अफरीदी साहब। बूम बूम अफरीदी साहब को एक दफा से फिर से कोविड हो गया है। इनको आपको पता ही है कि जून 2020 में भी कोविड हुआ था, अब फिर से इनको कोविड वापस आ गया है। एज अ रिजल्ट ये 7 डे मैंडेटरी क्वारंटीन घर पे करेंगे और अपने फर्स्ट 3 मैचेस जो हैं PSL के वो मिस करेंगे, विच आर अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स बिटवीन जनवरी 28 टू फरवरी 2। वाह, तो जनाब ये थी हमारी न्यूज़, हमारी खबरें। तो ये थी हमारी खबरें आज की, और बाकी खबरें इंशाल्लाह ताला कल फिर हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और बाकी की खबरें आपको देंगे। शादी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मच भाई। बस चलते चलते एक गुजारिश, एक इल्तिजा जो हमेशा मैं करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बशर्त ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।